हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए कर्स ऑफ द ड्रैगन एम्परर के पार्ट 38 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था वेंचिंग को पता चल गया था वांग जी प्रेग्नेंट है और इसलिए वो खुद को दोष दे रही थी कि उसने इस बारे में जल्दी क्यों नहीं सोचा। इस पर बाओशन सरन उसे समझाती है कि वांग जी अपनी तरह का अकेला है, इसलिए वेंचिंग को ये बात ज़्यादा दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है। पर वेंचिंग ने कहा, प्रेगनेंसी में किसी भी इंसान की हालत बहुत नाजुक होती है। ऐसे में वांग जी बिना प्रोटेक्शन के एम्परर के इन एनर्जी के सामने था। अगर उसे कुछ हो जाता तो वेंचिंग खुद को कभी माफ़ नहीं करती। बाओशन सरन ने कहा, पर अभी के लिए तो वो बिल्कुल सुरक्षित है आचिंग। अगर उसे कोई तकलीफ़ होती तो हमें समझ आती। फिर वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, हमसे जो भी बन पाएगा वो सब कुछ हम फिनिक्स किंग को बचाने के लिए करेंगे। फिर वो वांग जी की तरफ मुड़ी और फिर गंभीर होते हुए बोली, अभी हम बस कुछ लोग जानते हैं इस बारे में, पर एक बार अगर काउंसिल को पता चल गया कि तुम प्रेग्नेंट हो तो उसके बाद पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। इसलिए हम लोग ये समझ कर चल रहे हैं कि तुमने और आशिया ने इस बारे में बात की होगी कि तुम दोनों आगे का सफ़र किस तरह से तय करना चाहते हो। वांग जी का हाथ अपने आप ही पेट पर गया और उसने नोट करते हुए कहा, हमने इस बारे में ज़्यादा बात तो नहीं की, पर हम दोनों ने बेबी की ची एनर्जी साथ में महसूस की है जब हमारे माइंड्स कनेक्टेड थे। तो अब पीछे हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, जो है सबके सामने है। बाओशन सरन ने हाँ में सिर हिलाकर वांग जी के पेट पर थपथपाया और कहा, बहुत अच्छे, तो अब से हम तुम्हारी सेहत का खासकर ख्याल रखेंगे। पर हाँ, इसका मतलब ये भी है कि अब से ड्यूअल कल्टीवेशन पूरी तरह से बंद। वांग जी एक दो बार पलकें झपकाकर बाओशन सरन की तरफ देखकर बोला, पर वीइंग को मेरी ज़रूरत है। बाओशन सरन ने साय किया और फिर वीइंग की पूंछ की तरफ देखा जो नींद में भी हिल रही थी। तो अब वो वांग जी को समझाने लगी, अभी कुछ दिनों के लिए उसे इसके बिना काम चलाना पड़ेगा। तुम्हारी मदद के बगैर उसने 1000 साल तक कोमा में रहकर सरवाइव किया है, तो ज़रूरत पड़ी तो वो ऐसा फिर से कर सकता है। हाँ, मतलब अगर बच्चे के पालन पोषण में तुम्हें उसकी तरफ ध्यान देने का मौका ना मिले और हालात बहुत बिगड़ गए तो वो फिर से कोमा में जा सकता है। वांग जी तुरंत उठकर बैठते हुए बोला, बिल्कुल नहीं। तो बाओशन सरन ने कहा, हांग वनचुन, मैंने कहा अगर हालात बहुत बिगड़ गए तो। चलो इस बात की आशा करते हैं कि ऐसा समय कभी ना आए, और मुझे नहीं लगता नज़दीकी समय में ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि इन आयरन का मसला ख़त्म हो चुका है। इसलिए बाकी सबको अब मिलकर तुम्हारा ख्याल रखना है और अगले कुछ महीनों के लिए तुम्हारे काम का बोझ भी कम करना है। तब तक तुम दोनों को अपनी जिम्मेदारियों को थोड़ा कम करना होगा। माना कि काउंसिल इस बात को इतनी आसानी से नहीं मानेगी, पर उन्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि वारिस पाना उन्हीं की ज़िद थी और इसके लिए वो तरह तरह के पैंतरे अपनाना चाहते थे। तो अब जबकि वारिस आ रहा है तो उन्हें भी इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब बाओशन सरन ने देखा वांग जी की पलकें भारी हो रही है, तो उन्होंने बात वहीं पर रोक दी और वांग जी को अपने हस्बैंड के साथ आराम से सोने दिया। देखा जाए तो वांग जी अपने घावों की वजह से न वांग जी पेट के बल सो सकता था, ना ही प्रेगनेंसी की वजह से पेट के बल। तो उसे वुशियान की गोद में उसे पिलो की तरह लेकर सोना ज़्यादा आरामदेह था। वांग जी के हाथ अभी भी अपने पेट पर थे और उसे अभी भी अपने बच्चे की ची एनर्जी की वाइब्रेशन महसूस हो रही थी। गहरी नींद में जाते वक्त भी वांग जी यही सोच रहा था, वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा जिससे वो अपने बच्चे और हस्बैंड को इस कर्ज से बचाएगा। उस रात उसे फिर से एक बार सपना आया, उसी तरह से जब उसे और उसके बेबी को आग की लपटों ने निगल लिया था। पर इस बार ढाढ़स करके वांग जी वहाँ रुका, जगा नहीं। उसने देखा वो आग उसे जला नहीं रही है, उल्टा उसने तो झुककर अपने बेटे को अपने हाथ में उठाया, उसे गोद में लिया, थपथपाने लगा और जब उसने अपने कंधे पर रखा अपने बच्चे का चेहरा देखा तो वो अंदर तक हिल गया, क्योंकि उसकी आंखें लाल थी। वांग जी चौंक कर अपने बच्चे को निहारता रहा,
पर जब उसने अपने बच्चे के गाल को सहलाना चाहा तो उसने देखा उसके हाथ उंगलियों से नहीं बने हैं, बल्कि वहाँ पर गोल्डन फेदर्स हैं जो बिल्कुल आग के लपटों की तरह लग रहे हैं। और जिस आग में वो बैठा है वो भी उसे जला नहीं रही है, बल्कि उसे एक अलग सी गर्माहट दे रही है। आगे जब वांगशी उठा, उसे अपने पेट से एक कंपन सा महसूस हो रहा था। उसका हाथ तुरंत अपने पेट पर गया तो उसे वहाँ पर अपने हस्बैंड दिखाई दिए, अपने ड्रैगन फॉर्म में। अभी वो थोड़े से बड़े बन गए थे, अपने नूडल फॉर्म से बढ़कर एक आम पाइथन जितने। वो वांगची के रोब्स के अंदर थे। वांगची को अपने ऊपर उनका वेट बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। माफ़ कर दो, क्या तुम मेरी वजह से जग गए? विंग वांगची के पेट पर घूमता हुआ उससे बात कर रहा था। विंग के एंटलर्स वांगची को अपने कमर पर महसूस हो रहे थे। विंग कह रहा था, मैं तो बस हमारे बेबी से बातें कर रहा था, उसे लोरी सुना रहा था। जानता हूँ वो अभी तुम्हारे पेट में बहुत छोटे से है, बिल्कुल बीन के जैसे, पर मुझे उन्हें अपने मम्मा वाला गाना सुनाना था। वांगची मुस्कुराया और प्यार से अपने पति के सर को सहलाया। इससे विंग को और भी ढाढ़स मिल गया वांगची के टच में और आगे झुकने का, उसके रोब से बाहर आने का। विंग ने कहा, अपनी आंखें बंद कर लो मेरे जान, मैं बाहर आ रहा हूँ। वांगची ने बस हाँ में जवाब दिया और उसने वैसा ही किया जैसा विंग ने कहा था। अपनी आंखें बंद कर ली तो विंग वांगची के रोब्स में से घूमता हुआ उसके नेक के पास से बाहर निकला। अभी पूरी तरह से नहीं, क्योंकि वांगची के नेक पर जो कुछ पसीने की बूंदें जमा हुई थी, विंग उन्हें लिक करने लगा। विंग, वांगची बुदबुदाया, पर उसके हस्बैंड ने उसकी एक ना सुनी। वो अभी भी वहाँ पर लिक करता रहा। सिर्फ वही नहीं, उसके चेस्ट पर, थोड़ा सा नीचे, पेट पर विंग अपना काम करता रहा और वांगची बस आहें भरता रहा। वो कर भी क्या सकता था? उसका हस्बैंड उसके इतने करीब था, उसे प्लेजर भी कर रहा था और वो आवाज़ भी ना करे। अब तो विंग उसे और भी चिढ़ाने लगा। जानर, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी इस हालत में भी तुम इतने उत्तेजित हो रहे हो? मैं तो बस यहाँ तुम्हें बात दे रहा हूँ और तुम इतनी नॉटी हरकतें कर रहे हो। विंग बड़ी मासूमियत से बोल रहा था, पर साथ में उसकी हलचल वांगची को पागल किए जा रही थी। ये मैं अपनी आंखों के सामने क्या देख रहा हूँ? तभी बाहर से एक आवाज़ आई जिसे वांगची चौंक कर उठ गया। उसके जख्म भी खुल गए। तुरंत वो दर्द से कराहा। तभी उसके हस्बैंड उसके करीब से हट गए और रोब से स्लाइड करके नीचे आए, साथ ही गुस्सा भी हुए। क्या तुम सोच समझ कर नहीं देख सकते? विंग अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आते हुए चिल्लाया। साथ ही उसने अपना मास्क भी एडजस्ट किया। जब वो श्योर हुए उनका मास्क बिल्कुल ठीक है, तब वो जियांग वानिन की तरफ मुड़े। तभी जियांग वानिन ने कहा, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है बादशाह। जियांग वानिन बोला। उसकी आवाज़ थोड़ी सी अलग लग रही थी। वांगची ने तुरंत ब्लैंकेट अपने सर पर ओढ़ लिया। एक पल के लिए वो शर्म से पानी पानी हो रहा था, पर तभी विंग वहाँ से उठा और जियांग वानिन के बगल में जाकर बैठा। उसने उससे पूछा, तुम्हें कैसा लग रहा है? तो जियांग वानिन ने कहा, अजीब सा, ऐसा लग रहा है मेरी गोल्डन कोर है, पर कुछ अलग सी लग रही है। विंग ने साय किया और कहा, क्योंकि वो अलग ही है। जब कर्स ने तुम पर असर किया तो उसने तुम्हारी और जिन जोंसू की कोर पर असर किया। शुक्र है मेरे हस्बैंड ने जल्दबाजी की और तुम दोनों को शील्ड किया, वरना तो तुम दोनों बच ही नहीं पाते। मैंने तुम्हें अपनी कोर का कुछ हिस्सा दिया है ताकि तुम दोनों की मदद हो सके। तो अब तुम्हारे पास यिन और यांग दोनों भी है। अब इन दोनों एनर्जी को अडॉप्ट करने में तुम्हें वक्त लगेगा। जियांग वानिन बस भौचक्का होकर विंग की तरफ देख रहा था, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह
जिसे सामने वाले पर बहुत भरोसा हो। अब वांगजी ने अपनी आंखें बंद कर ली, सर पर फिर से एक बार ब्लैंकेट ओढ़ लिया। ये पल जियांग वानिन और विंग के बीच के थे, जैसे भाइयों के होते हैं, और वांगजी इन पलों में खलल नहीं बनना चाहता था। वो सो गया। अगली बार जब उसकी आंखें खुली तब उसे किसी और की ही आवाज़ आ रही थी। वो लान सिचेन थे। डीडी, गुड मॉर्निंग, लान सिचेन ने मुस्कुराकर उसकी तरफ झुकते हुए कहा। फिर वांगजी के चेहरे पर आ रहे बाल उन्होंने दूर किए और कहा, मैं परेशान था तुम्हारे लिए। वांगजी ने कहा, माफ़ कीजिए, मैंने आपको परेशान किया। अपने भाई के गाल पर हाथ फिराने से वांगजी के गाल लाल हो गए। उसके भाई हमेशा उसे दूरी बना कर रखते थे। कभी कभार ही उसका सर थपथपाने के बहाने उनका स्पर्श उसे मिलता था। तो अभी वांगजी को ऐसा लग रहा था शायद वाइपो और उनके परिवार के वजह से उसके भाई लान परिवार के नियम थोड़े बहुत सहज कर रहे हैं। वांगजी ने जब पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई तब उसने पाया विंग अभी जियांग परिवार के साथ बातें कर रहा है। वो सभी जियांग वानिन के बेड के पास है। उसके बेड के बगल में जिन जूशॉन का बेड था, जिसका हाथ जियांग यानली के हाथ में था। वो सभी विंग की बातें सुन रहे थे। तभी जियांग वानिन ने पूछा, तो क्या अब मैं अपनी तलवार कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता? ऐसा लग रहा था उसका दिल टूट गया है। तभी विंग ने साय करते हुए कहा, शायद नहीं, तुम्हारी तलवार तुम्हारी प्योर यांग एनर्जी को सुनती है, तो हो सकता है तुम्हें अब किसी और चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा। तब जियांग यानली उसे समझाते हुए बोली, हमारे लिए बस इतना ज़रूरी है कि तुम अभी भी ज़िंदा हो और कल्टीवेट कर सकते हो आचिंग। तभी मैडम यू ने कहा, सीडियान के बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने अपने हाथ का ब्रेसलेट विंग को दिखाया, जो उनके छूते ही मानो जिंदा हो गया। उसके अंदर बिजली दौड़ने लगी। विंग ने कहा, सीडियान इसके लिए अच्छा काम करेगी और शायद इस बारे में मुझे नीमिंग जी से भी बात करनी चाहिए। नए क्लान में बरसों से यिन और यांग एनर्जी को साथ में प्रैक्टिस किया जाता है। तभी लान सिचेन अपनी जगह पर ही थम गए। वांगजी उन्हें देख रहा था। तभी लान सिचेन ने विंग को पुकारा, माफ़ कीजिए बादशाह। सिचेन की परेशानी भरी आवाज़ सुनकर तुरंत विंग ने उसकी तरफ देखा तो सिचेन ने पूछा, आप निये के बारे में क्या कह रहे थे? सिचेन की नज़रें विंग पर नहीं बल्कि दरवाजे पर थी, जहाँ नीमिंग से गार्ड कर रहे थे, और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पकड़े गए हैं। तभी विंग ने कहा, निये जोंगसू, ये मत कहिएगा कि आपने अभी तक इस बारे में किसी से बात नहीं की। क्या एक सीक्रेट था? पर आपका छोटा भाई तो इसके बारे में मुझे ऐसे बताया जैसे आपके क्लान में ये बहुत आम बात है। उल्टा वो तो मुझसे ये जानना चाहता था कि आपके साबिर से इन एनर्जी को अच्छे से कैसे कल्टीवेट किया जा सकता है, क्योंकि आपकी फैमिली को इस चीज़ से चिटिवेशन से गुजरना पड़ता है। हो सकता है विंग की आवाज़ से सबको ऐसा लगे कि वो चौंक गया है, पर वांगजी जानता था विंग के इस तरह से बात करने के पीछे चौंकना नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि विंग ने जानबूझकर ये बात कही है। वैसे देखा जाए तो साबर कल्टीवेशन जियांगजेंग और जिंगजोंगजू के लिए बहुत अच्छा तरीका है, पर आपको इस कल्टीवेशन के दौरान ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपकी कोर तो पूरी तरह से यांग एनर्जी से बनी हुई है। बल्कि मैं तो कहता हूँ, जब हम ट्रेनिंग कर रहे होंगे आप हमारे साथ ही रुकिए, आपके अनुभव का हमें फ़ायदा होगा। साथ ही वेंचिंग भी आपकी ची मॉडरेशन के लिए आपके साथ ही रहेगी। एक तीर से पता नहीं कितने सारे निशाने लगाकर विंग आराम से अपनी जगह पर वापस बैठ गया। लान सिचेन आंखें छोटे करके नी मिंगजे की तरफ देखे ही जा रहे थे। वांगजी उनकी परेशानी समझ सकता था। नी मिंगजे ने ये बात लान सिचेन से छुपा कर रखी थी, जो कि लान सिचेन को बिल्कुल भी रास नहीं आया था। साथ ही इस बात से वांगजी भी चिढ़ गया था। वो भी अपने भाई की तरह नी मिंगजे को घूर कर देख रहा था। नी मिंगजे ने बस हल्के से झुकते हुए अपने गिल्टी लुक के साथ लान सिचेन की तरफ देखा। उन्हें देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी एक प्यारे से पपी को
बहुत डांटा गया हो। मिंजुए ने एम्परर के सामने वो करते हुए कहा, महाराज, आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आपकी सलाह से मेरी कल्टीवेशन में सुधार आ जाए, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे जियांग गोंगसी और जिन जोंगजू को मदद करने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छे, फिर तो ये तय रहा। आपकी छोटी बहन ने पहले ही आपके यहाँ कुछ और महीनों तक रहने की व्यवस्था कर दी है, और नेकलैंड को लेकर परेशान मत होइए। आपका पहला छात्र निये झोंग हुई आपकी जगह नेकलैंड की सारी जिम्मेदारी संभालेगा जब तक कि आप यहाँ से मुक्त नहीं हो जाते। एम्परर वेंग ने अपना निर्णय सुनाया। क्या? निमिंगजी का चेहरा देखने लायक था। वो दांत पीस रहा था। वांगजी को ऐसा लगा निमिंगजी को अपनी परिवार और गद्दी से ज़्यादा नी होयसांग पर गुस्सा आ रहा है। अगर इस वक्त होयसांग उनके सामने होता तो वो उसे बहुत बुरी तरह से पीटते। पर इस तरफ नी मिंगजू को खुद वाइपो ने बचाया, जो वेंडिंग के साथ वहाँ पर सबके लिए सूप का बहुत बड़ा पॉट और बाउल्स लेकर आई थी। वाइपो ने कहा, हम खाना लेकर आए हैं। अजान, जियांग गुनिया, इन दोनों ने मिलकर इस सूप का आविष्कार किया है। मेरे ख्याल से इस सूप की हीलिंग एबिलिटीज़ बहुत अच्छी है। ये आपकी स्पिरिट को भी फिर से स्वस्थ बना देगी। निमिंगजे तुरंत वहाँ से चला गया और वांगजी देख पा रहा था उसके बड़े भाई मिंगजे के पीछे जाना चाहते थे। तो वांगजी ने कहा, सियांगजांग, आपको अगर जाना है तो आप जाइए। मैं अब ठीक हूँ और मेरे हस्बैंड भी यहाँ पर है मुझे देखने के लिए। उसके इतना कहते ही विंग तुरंत उठा और ट्रे लेकर वांगजी के बगल में आ गया। साथ ही उसे उठाते हुए उसके पीछे पिलो रखने लगा। लांसी चेन ने नोट करते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बाद में देखने आऊँगा दीदी। इतना कहते ही उन्होंने वांगजी का हाथ हल्के से दबाया, सहलाया, वाइपो की तरफ देखकर मुस्कुराए और फिर अपने लवर के पीछे अपने ग्रे रूप्स संभालते हुए निकल गए। तभी विंग बुदबुदाया, क्या ये सिर्फ मैं देख रहा हूँ या तुम्हारे भाई ने नेकलैंड के रोब्स पहने हैं? विंग ने वांगजी के सामने चम्मच में सूप पकड़ा हुआ था। वांगजी ने जब विंग की तरफ देखा तो विंग ने कहा, परेशान मत हो जानर, मैंने तुम्हारे लिए अच्छे वाले पोर्क मीट का इंतज़ाम किया है, इससे तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। वांगजी ने बस कहा, साथ ही उस सूप को वो पी गया। विंग ने तुरंत आगे बढ़कर वांगजी के होठ पर हल्के से टैप किया तो वांगजी भी मुस्कुरा दिया। उनके पीछे जियांग वानियन उन्हें देखकर आंखें रोल कर रहा था। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।